सो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे होंगे। आज का हमारा चैप्टर है भारत माता से। तो हम लोग आइए देखते हैं। ये भारत माता गोधुली किताब का काव्यखंड से है। काव्यखंड से चैप्टर नंबर 5 है। आइए जानते हैं कि भारत माता के कवि कौन है। भारत माता कवि सुमित्रा नंदन पंत हैं। सुमित्रा नंदन पंत इसका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले उत्तरांचल में हुआ था। मृत्यु 1977 ईस्वी में। कि माता का नाम सरस्वती देवी और पिता गंगादत्त पंत थे। इनके पिता एक टी स्टेट अकाउंटेंट थे। इनके पिता टी स्टेट अकाउंटेंट थे। इनके जन्म के 6 घंटे बाद इसकी माता का देहांत हो गया था। इसकी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुआ। ये अधिकांश अत्यधिक इलाहाबाद में रहे। अत्यधिक की बात करें तो आजीवन कह सकते हैं। आजीवन, हाँ, अत्यधिक कहिए या आजीवन, हाँ, जीवन इलाहाबाद में बिताए। यानी कि इनकी मृत्यु तक की बात भी करें तो इलाहाबाद में ही। जन्म अल्मोड़ा जिले में और आजीवन ये इलाहाबाद में रहे। पंत जी के जो प्रमुख रचनाएं की बात करें, प्रमुख वीणा, युगवाणी, युगपथ, स्वर्ण किरण,
ग्राम्य चिदम्बरा उच्छ्वास, ये सब प्रमुख रचनाएं थे। आगे देखते हैं, पंत जी छायावादी कवि थे। वाद पूछा जाएगा कि किस वाद के कवि थे, तो छायावाद के कवि थे। पंत जी प्राकृतिक के सौंदर्य कवि कहे जाते हैं। सौंदर्य कवि कहे जाते हैं। पंत जी के जितने भी कविताएं हैं सारे के सारे प्राकृतिक सौंदर्य होते हैं कि प्राकृतिक चीज पे लिखना, जैसे सूर्य हुआ, चंद्रमा हुई, पृथ्वी हुई। ये जो भारत माता है, भारत माता क्या है? भारत माता पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या है कि प्राकृतिक है। क्या पृथ्वी को हम लोग बनाए हैं? क्या मानव निर्मित है? नहीं है, ये प्राकृतिक के द्वारा, ये प्राकृतिक हुए। तो प्राकृतिक के प्रेमी कौन कहे जाते हैं? आपको क्वेश्चन में आएगा, तो पंत जी। आगे देखते हैं, ग्राम्य अंतिम काव्य। इनके जो अंतिम काव्य थे, लोकायतन। अब बात करेंगे, जिसमें एक ग्राम्य और एक चिदम्बरा दो काव्य को हमने घेरे हैं और इसके बारे में हम आपको बताते हैं। ये ग्राम्य जो है, ये ग्राम्य नामक, ये ग्राम्य क्या है? जितने भी आप रचनाएं देख रहे हैं ये सारे के सारे किताब हैं। इस तरह की किताबें हैं, आपको दिखा रहे हैं कि ये गोधुली जिस प्रकार से है, एक गोधुली की किताब में बहुत सारी कविताएं दिए गए हैं। तो उसी प्रकार से इनके कविताएं, ये भी ना किताब है, इनके अंदर बहुत सारी कविताएं भरे हैं। युगवाणी ये भी किताबें हैं, युगपथ ये भी किताब, जितने भी रचनाएं हम प्रमुख लिखे हैं ये सारे किताब हैं। इस तरह की किताब है, देख लीजिए। तो इसमें ग्राम्य नामक जो किताब लिखे हैं पंत जी, ये ग्राम्य नामक पुस्तक से ही ये भारत माता को लिया गया है। ये ग्राम्य नामक पुस्तक से ही ये भारत माता को लिया गया है। आपको पूछा जाएगा पंत जी के किस रचनाएं से ये भारत माता लिया गया है, तो ग्राम्य, आपको बोलना है क्या? ग्राम्य। और चिदम्बरा की बात करते हैं, ये चिदम्बरा पुस्तक लिखने पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। चलिए हम लोग समझते हैं। अब पंत जी के सारे परिचय लिख डाले हैं, अब हम लोग समझते हैं। सुमित्रानंदन पंत जी ने भारत माता, स्टॉप करो थोड़ा बोलना, भारत माता चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। यह गोधुली किताब के काव्यखंड से लिया गया है, चैप्टर नंबर 5 है। आप गोधुली किताब में काव्यखंड जाके देखिए, गोधुली किताब में काव्यखंड चैप्टर नंबर 5 है। तो भारत माता पढ़ने जा रहे हैं, चैप्टर है भारत माता, जिनके लेखक है सुमित्रानंदन पंत। आपको एग्जाम अगर पूछा जाएगा तो याद रखिए पंत से पूछा जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कवि परिचय में सुमित्रानंदन पंत के परिचय को। इनका जन्म 1900 ईस्वी में अल्मोड़ा जिले उत्तरांचल। अब समझते हैं, यहाँ देखिए, उत्तरांचल होता है उत्तराखंड राज्य में एक जिला है अल्मोड़ा जिले में इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 1977 ईस्वी में। इनकी माता का नाम सरस्वती देवी और पिता का नाम गंगादत्त पंत थे। इनके पिता एक टी स्टेट अकाउंटेंट थे, मैनेजर थे एक कंपनी में। टी होता है चाय पत्ती के कंपनी में एक मैनेजर थे। इनका जन्म के 6 घंटे बाद इनकी माता का देहांत हो गया था। इसकी प्राथमिक शिक्षा गांव से हुई और अत्यधिक आजीवन की बात करें, उनके बाद ये आजीवन सब दिन के लिए वो इलाहाबाद पड़ता है यूपी राज्य में। फोर मत समझ लीजिएगा, ये यू है, ये यू है। यूपी होता है उत्तर प्रदेश में एक जगह है इलाहाबाद में वो आजीवन रह गए। इसकी अंतिम काव्य, इन्होंने जितने भी कविताएं लिखी उसके बाद अंतिम सबसे लास्ट में जो
काव्य कृति इन्होंने किए, कविताएं लिखे, वो थे लोकायतन। आपको पूछा जाएगा कि पंत जी के अंतिम काव्य कौन से थे, तो लोकायतन। ये छायावादी कवि कहे जाते हैं। ये किस वाद के कवि थे, तो छायावादी कवि थे, छायावाद के। पंत जी को प्राकृतिक संदर्भ के कवि भी कहे जाते हैं, क्योंकि ये प्राकृतिक पर ही विचार करते थे और कविताएं लिखते थे। ये भारत माता जो आप देख रहे हैं, ये भारत माता क्या है? भारत माता तो हमारा पृथ्वी ही है ना, पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी क्या है? हमारा भारत माता है पृथ्वी। चलिए देख लीजिए, यहाँ पृथ्वी हमारा भारत माता है। इनके प्रमुख रचनाएं हैं। देखिए रचनाएं में हम आपको बता दें कि एक दो छूटा हुआ है, इसीलिए छोड़ दिए क्योंकि वो प्रमुख नहीं है। किताब में जो प्रमुख दिया गया है वो हम आपको बता रहे हैं। पहला है वीणा, युगवाणी, युगपथ, स्वर्ण किरण, ग्राम्य, चिदम्बरा और उच्छ्वास। तो हम लोग पहले जानते हैं, इसमें दो पुस्तक को हम लोग कवर किए हैं, एक ग्राम्यों को और एक चिदम्बरा को। ग्राम्यों के बारे में जानते हैं। ग्राम्य एक पुस्तक है और उस पुस्तक से ये भारत माता, ये आप जो देख रहे हैं इस तरह के तीर, ये हम आपको बताए हैं, ये ग्राम्यों नामक पुस्तक से ये भारत माता लिया गया है। आपको पूछा जाएगा पंत जी के किस काव्य से भारत माता लिया गया है, तो आपको बोलना है ग्राम्य। अब चिदम्बरा की बात करते हैं। ये चिदम्बरा नामक पुस्तक पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार पंत जी को चिदम्बरा नामक पुस्तक पे मिला था। आगे हमने कवि परिचय को देख लिया है। अब इसके आगे हम पंक्ति को देखेंगे और उससे समझेंगे। और आपको बता दें कि इनके पंक्ति जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार व्याख्या करने में पूछा गया है। ये कविताएं अंग्रेजों के समय में लिखा गया था, जब अंग्रेजी लोग हमारे देश में थे उस समय लिखे गए थे। और पंत जी ने लिखे और बताए कि हमारे जो भारत माता है वो उदास क्यों है। बहुत ही इमोशनल ये पंक्ति पूरी कविता में दी गई है। तो पहले जानते हैं कि करीबन 200 वर्ष हमारे देश में राज किए अंग्रेजों ने 200 वर्ष तक राज किए और उसी समय ये कविताएं लिखी गई है। तो आइए समझते हैं। भारत माता ग्रामवासिनी, खेतों में फैला है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी। कवि कहते हैं कि भारत माता ग्रामवासिनी, भारत माता गांव में निवास करती है। भारत माता गांव में निवास करती है। खेतों में फैला है श्यामल, कहता कि खेतों में, श्यामल होता है मैल, श्यामल होता है मैल, धूल धक्कर को कहते हैं श्यामल। कहता है कि भारत माता जो गांव में निवास करती है और वहाँ की खेतों में, देखिए अंग्रेजों के समय में खेतों में ऐसा लग रहा है कवि को कि धूल भरा हुआ है। खेतों में फसल में पूरी तरह से बर्बाद हो गया है फसल। खेतों में फैला है श्यामल, धूल धक्कर से पूरा भरा पड़ा है, धूल भरा मैला सा आंचल। और मौ की जो आंचल है, भारत माता की जो आंचल है, वो पूरी तरह से गंदगी से भरा हुआ है। गंगा यमुनों में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। कहता है कि गंगा यमुनों में आंसू जल, और गंगा यमुनों जो नदी बह रही है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि भारत माता रो रही है, गंगा यमुनों के समान वो रो रही है। और मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, मिट्टी की जो मूर्त है उस पर थोड़ा सा भी चहल पहल नहीं है, जो मिट्टी की प्रतिमा है वो भी उदास बैठी है। आगे पंक्ति देखते हैं, इसी पंक्ति को समझते हैं हम लोग। दैन्य जरित ओ पलक नत चितवन, अधरों में चिर नीरव रोधन। दैन्य गरीब होता है, जरित भूखे, वो पलक का होता है कि बिना पलक झपकाए हुए, नत सर को झुकाए। कहते गरीब लोग भूखे से बिना पलक झपकाए सर को झुकाए रहते थे। भूख से लोग अपने सर को झुकाए रहते थे। अधरों में चिर नीरव रोदन, और मन ही मन वो रो रहे थे। भूखे थे, लाचार थे। अंग्रेजों ने जब गुलाम बना रखे थे तो हम लोग को भरपेट भोजन नहीं मिलता था, हम लोग सही से कपड़ा हम लोग को नहीं मिलता था। आगे देखते हैं। युग युग के तम से विषण मन, वह अपने घर में प्रवासनी। युग युग 12 वर्षों का युग होता था, 12 वर्षों का युग होता है। अंग्रेज 200 वर्षों तक गुलाम बना के रखे थे। तो हम लोग देखेंगे, डिवाइड करेंगे तो 16 युग तक अंग्रेज राज किए हमारे देश में। तो कहते हैं युग युग के तन से विषण मन, वो अपने घर में प्रवासनी। कि अंग्रेज 16 युगों से हमारे देश में जो राज कर रहे थे, ऐसा लग रहा था कि हम अपने ही घर में हाथ को बांधे बैठे हुए हैं। अभी के समय में अगर हम लोग किसी के यहाँ जाते हैं, अगर 10 से 15 दिन ठहर जाते हैं
तो उनको लगने लगता है कि अब चले जाए तो अच्छा रहेगा, और यह अंग्रेज हमारे देश में 200 वर्ष तक रहे, तो हम लोग का, वो लोग का मन उस समय कैसा करता होगा। चलिए आगे देखते हैं तीसरी पंक्ति को। 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्ध क्षुधित शोषित निरस्त्र जन। कोटि करोड़ होता है, करोड़, करोड़ लिखते जाइएगा, 2-3 वर्ड हम बता रहे हैं, इसमें जितने भी आपको वर्ड बताते जाएंगे उसका अर्थ लिखते जाना है। कोटि होता है करोड़। तो जिस समय देश गुलाम था, अंग्रेज संख्या भारत की 30 करोड़ थी, संतान नग्न था। उस समय भारत माता के जो संतान हम लोग हैं, उनको अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं मिलता था, और अर्ध यानी कि अर्ध होता है आधा, आधे पेट खा के हम लोग को रहना पड़ता था। शोषित मतलब शोषित होता है कि हम लोगों के ऊपर अत्याचार किया जाता था, लड़कियों के, महिलाओं के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा घिनौने काम किए जाते थे। शोषित यही होता है। निरस्त्र जन, हम लोगों के पास किसी भी प्रकार का उस समय अस्त्र नहीं था, उन लोगों के पास कोई अस्त्र नहीं था। मूर्ख थे और सभ्य थे, शिक्षित थे, निर्धन थे और नतमस्तक, तरुतल निवासनी और पैरों के नीचे निवास करते थे। हम लोग का जो घर था उस समय, वो हम लोग इसलिए कह रहे हैं कि हम लोग के भी तो पूर्वज ही फंसे थे, गुलाम हम लोग के पूर्वज कहीं ना कहीं रहे होंगे। अगर हम कहते हैं तो पूर्वज लोग भी आते हैं इसमें। तो जो घर थे बनाया हुआ, वो भी अंग्रेज छीन लिए थे, वो भी अंग्रेज के अधीन हो गया था। हम लोग पैरों के नीचे बैठे रहते थे, वहां पे जीवन किसी तरह यापन करते थे। आगे की पंक्ति देखते हैं, पंक्ति नंबर 4। स्वर्ण सरस पर पद तल लुंठित। पद पैर होते हैं, स्वर्ण सरस, स्वर्ण सोना होता है। हमारी फसलों के सोने जैसी फसल को अंग्रेजों के द्वारा कुचल दिए जाते थे। सोने जैसी फसल को, हमारे देश में सोना उगता है, गेहूं जो उगता है इसका रंग कैसा है, सोना है। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। अंग्रेजों के द्वारा उनको रौंद दिए जाते थे। धरती सा सहनशील, धरती सा सहनशील, धरती सा सहनशील, जिस तरह से धरती माता सहनशील है, उसी तरह मन ही मन तभी के लोग कठोर बन गए थे और रोना आता था, कांपते थे, अधर मौन स्मित, और मन ही मन रोते थे, कांपते थे, कुछ बोल नहीं पाते थे। ऐसा लग रहा था कि राहु आके मुस्कान को छीन लिया है, राहु आके बैठ गया है। चंद्रमा पे जिस तरह से राहु आके बैठ जाता है और चंद्रमा की रोशनी चंद्रमा अपनी रोशनी को खो बैठती है, उसी प्रकार से अंग्रेज बहुत ही अत्याचार किए। आपने अगर इससे पहले स्वदेशी चैप्टर को देखे होंगे, जो वीडियो पिछली बार बनाया गया था, तो उसमें भी अंग्रेजों का ही जिक्र है और इसमें भी अंग्रेज का ही जिक्र है। चिंतित भृकुटी क्षितिज तिमिरांकित। पहले समझते हैं, चिंतित चिंता, भृकुटी भौरा, ये जो भौरा है, ऐसा लग रहा है कि भारत माता का ये पलक है, ये भौरे जो है ये पूरी तरह से सूझ गई है। नवीन नयन नव वास्म छांदित, आनंद श्री छाया शशि उपमा उपमित, ज्ञान मूड गीता प्रकाशिनी। चलिए समझते हैं। चिंतित चिंता, भृकुटी होता है भौरा, ठीक है। अब समझते हैं इसका अर्थ हम लोग कि भारत माता चिंतित है, उसकी पलक जो है इस तरह से भरा हुआ है जैसे आसमान में नयन, आंख, नमित नभ, नभ होता है आसमान, वाष्प, वाष्प मतलब वाष्प कुहासा, जिस तरह से वाष्प भरा हुआ रहता है आसमान में ठंड के समय में देखे होंगे, उसी तरह से भारत माता की भौरे आंसू के समान भरा हुआ है। आनंद श्री छाया शशि उपमा, शशि अगर आप पर्यायवाची शब्द पढ़ेंगे तो चंद्रमा का पर्यायवाची एक शशि भी होता है। भारत माता के मुख पे चंद्रमा आके बैठ गया है,
जिस तरह से राहु आके चंद्रमा पर बैठ जाता है उसी प्रकार से। और भारत माता ज्ञानहीन मूर्ख बैठी हुई है। गीता प्रकाशनी, गीता जो सबसे ज्ञान की पुस्तकें है वो भारत में छपा है, और गीता की प्रकाश करने वाली भारत माता मूर्ख व सभ्य बैठी हुई है, ऐसा प्रतीक हो रहा है। आगे की पंक्ति देखते हैं। अब आगे की जो पंक्ति है ये बहुत ही अच्छी लाइन है और इसमें खुशी की बातें हैं। भारत माता इतना दिन जो तप की है, तपस्या की है, उसका फल भी मिलना चाहिए। हम लोग का देश 1947 में जाके आजाद हुआ। आगे किस पंक्ति पर देखते हैं, कहता कि सफल आज उसका तप संयम। भारत माता इतने दिनों से जो तप कर रही थी, अंग्रेजों के गुलाम बने हुए थे, अब जाके सफल हुआ। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा स्तन शुद्धोपम। अहिंसा स्तन होता है, स्तन आप स्तन समझते हैं, महिलाएं के जो स्तन होते हैं, शुद्धोपम दूध। अहिंसा के गुरु कौन कहे जाते हैं? अहिंसा महात्मा गांधी को, महात्मा गांधी आप लिख लीजिए, महात्मा गांधी। हरति जन मन भय भव तम भ्रम जन जननी जीवन विकासिनी। महात्मा गांधी जब आए तब जाके वो एक भगवान के रूप थे। महात्मा गांधी एक भगवान के रूप में आए हुए थे, तब जाके लोगों को लगने लगा कि नहीं अब हम लोग आजाद हो जाएंगे। भारत माता इतना दिनों से जो तप कर रही थी, आज जाके सफल हुआ। ऐसा लग रहा था भारत माँ ने उसे अपनी स्तन की दूध पिला के एक भगवान के रूप में भेजा है। और मन में जो डर था, मन में डर भय जो भी था सब खत्म हो गया और जीवन एक गुलाम से विकसित की ओर चले आया। हम लोग का देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, तब से लेके हम लोग आज तक आज़ाद हैं। तो आज का सेशन खत्म होता है। आपको बता दें कि इसमें जितने भी लाइन आपको बताए हैं आप अपने से पढ़ने का प्रयास करें। अब इसमें आपको बता दिए हैं कि अर्थ क्या होता है। अगर आप इसमें समझ में नहीं आया है तो आपके पास अगर किताब है तो आप किताब के पिछले पेज में देखिए। इसे आगे क्वेश्चन आंसर के बाद होगा, आपको दिखा देते हैं। ये किताब है, ये कविताएं हैं भारत माता। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन आंसर है, क्वेश्चन आंसर के बाद यहाँ पे दिया गया इसका अर्थ। इससे ज़्यादा हम आपको ये समझाएं, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आगे हम आपको क्वेश्चन आंसर करवाएंगे पिछले वीडियो का और आज के वीडियो का। जय हिंद।